2021 अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। तालिबान वापस आ चुका है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान फिर से आइसोलेट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और दुनिया धीरे धीरे अफगानिस्तान को इग्नोर कर देगी। लेकिन 5 साल बाद पिक्चर कुछ अलग नजर आती है। इंडिया अफगानिस्तान से बात कर रहा है, चाइना अफगानिस्तान को क्लोजली वॉच कर रहा है, ईरान नए ट्रेड रूट्स की बात कर रहा है, रशिया एंगेजमेंट बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को वो आउटकम नहीं मिला जिसकी एनालिस्ट को उम्मीद थी। सवाल है, एक लैंडलॉक कंट्री, उसकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जिसका फॉर्मल रिकॉग्निशन भी बहुत लिमिटेड है, वो अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में हम एक एविडेंस बेस्ड फाइनल वर्डिक्ट भी देंगे। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर्स को लगा कि पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती। रीजन सिंपल था, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बदली, इंडिया की प्रेजेंस अनसर्टेन हो गई और पाकिस्तान को लगा कि वह अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। पेपर पर लॉजिक बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स पेपर पे नहीं चलती, ग्राउंड रियलिटी से चलती है और ग्राउंड रियलिटी ने कहानी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। चलिए पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या चाहिए था। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री नहीं है, यह उसकी वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक इशू है और वेस्टर्न बॉर्डर अगर स्टेबल हो तो पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज और अटेंशन दूसरी प्रायोरिटीज पे लगा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था इन्फ्लुएंस। हर रीजनल पावर चाहती है कि उसका नेबरहुड कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ना हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव था ट्रेड और कनेक्टिविटी, यानी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह थी। एक स्कोर कार्ड और मैट्रिक्स से समझाता हूं। तालिबान रिटर्न्स, एक्सपेक्टेशन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, रियलिटी मिक्स्ड रिजल्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेशन बेटर, रियलिटी कंटिन्यूड चैलेंजेस। और इन्फ्लुएंस इन काबुल, एक्सपेक्टेशन हाई, रिजल्ट नॉट गारंटेड। एंड फाइनल, इंडियन प्रेजेंस। सबको लगा कि अब ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट निकला री इमर्जिंग। अब सवाल आता है कि अगर रियलिटी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी? और यहां एंट्री होती है एक नाम की, टीटीपी। अगर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान टेंशन को समझना है तो आपको टीटीपी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तालिबान और टीटीपी सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान में पावर में है और टीटीपी यानी तारीके तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के खिलाफ इंसर्जेंसी चलाता है। बहुत वियर्ड, दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान को कंसर्न रहता है कि टीटीपी फाइटर्स अफगानिस्तान टेरिटरी को यूज करते हैं और अफगानिस्तान साइड और तालिबान अथॉरिटीज कई बार अलग अलग स्टांस लेते हैं। रिजल्ट, ट्रस्ट डेफिसिट। और जब ट्रस्ट डेफिसिट सिक्योरिटी इश्यूज के साथ कंबाइन हो जाता है तो टेंशंस नेचुरली बढ़ने लगती है। यहां एक इंटरेस्टिंग लेसन है, जियोपॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से नहीं, इंटरेस्ट से ज्यादा चलता है। कई बार अज्यूम कर लेते हैं कि अगर दो ग्रुप्स या गवर्नमेंट कुछ आइडियोलॉजी सिमिलरिटीज शेयर करती हैं तो उनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे, लेकिन हिस्ट्री बार बार ये दिखाती कि ऐसा जरूरी नहीं है। पाकिस्तान सिक्योरिटी चाहता है और अफगानिस्तान सॉवरेनिटी चाहता है, और जब प्रायोरिटीज अलग अलग हो तो फ्रिक्शंस भी क्रिएट होता है। अब यहां डॉक्यूमेंट्री एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन लेती है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान खुद क्या चाहता है। चलिए एक मिनट के लिए इंडिया को साइड में रखते हैं, पाकिस्तान को भी साइड में रखते हैं और अफगानिस्तान की पोजीशन से सोचते हैं। अगर आप अफगानिस्तान होते तो आप क्या करते? तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती? सबसे पहला चैलेंज होता आपका इकोनॉमी, दूसरा चैलेंज होता आपका इन्वेस्टमेंट और तीसरा चैलेंज होता आपका ट्रेड और लास्ट
चौथा आपका चैलेंज होता इंटरनेशनल एंगेजमेंट। यहाँ एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास डायरेक्ट सी एक्सेस नहीं है, यानी ट्रेड के लिए उसे किसी ना किसी नेबरहुड पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ट्रेड रूट भी चाहिए, जॉब्स भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और इंटरनेशनल पार्टनर भी चाहिए। तब आप क्या करोगे? आप ज्यादा ऑप्शंस ढूंढोगे और शायद इसीलिए अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये सर्वाइवल का इशू है। मैं चलिए आपको एक मैट्रिक्स से समझाने की कोशिश करता हूं कि अफगानिस्तान को क्या चाहिए। इकोनॉमिक रिकवरी 10 आउट ऑफ 10, ट्रेड एक्सेस 10 आउट ऑफ 10, स्टेबिलिटी 10 आउट ऑफ 10, इन्वेस्टमेंट 9 आउट ऑफ 10, इंटरनेशनल एंगेजमेंट 8 आउट ऑफ 10, रूट डाइवर्सिफिकेशन 8 आउट ऑफ 10। अब पिक्चर थोड़ी आपको क्लियर होनी शुरू हो गई होगी। पाकिस्तान सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है, लेकिन अफगानिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में सोच रहा है, और इसी मिसमैच ने रीजनल पॉलिटिक्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लेकिन यहाँ एक और पजल है, अगर अफगानिस्तान को ट्रेड रूट चाहिए तो उसके ऑप्शंस क्या हैं, और यहीं से कहानी पोर्ट्स तक पहुंचती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अफगानिस्तान को इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए, ट्रेड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और इंटरनेशनल एंगेजमेंट भी चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान लैंडलॉक है, यानी उसके पास समंदर तक का डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं है। अब सवाल है, अगर किसी कंट्री के पास सी एक्सेस ही नहीं है तो वो ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा कैसे बनेगा? इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। हिस्ट्री को देखिए, अफगानिस्तान ने कई बार एक ही रूट पे डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की है। रीजन सिंपल है, अगर आप सिर्फ एक ट्रेड रूट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप वीक हो जाते हैं। बॉर्डर क्लोजर, पॉलिटिकल डिस्प्यूट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम और पूरा ट्रेड इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान के लिए मोर ऑप्शंस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। और यहां से कहानी पोर्ट्स तक पहुंचती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कई बार पोर्ट्स सिर्फ पोर्ट्स नहीं होते, वो इन्फ्लुएंस का गेटवे होते हैं। अब सवाल है कि एक अफगानिस्तान डॉक्यूमेंट्री में पोर्ट्स की बात क्यों हो रही है? जवाब जियोग्राफी में छुपा हुआ है। चलिए एक बार मैप को इमेजिन करते हैं। इंडिया से सेंट्रल एशिया तक जाना हो तो बीच में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान उसके आगे है और फिर सेंट्रल एशिया आता है। अब यहां दो पोर्ट्स डिस्कशन में आते हैं, पहला चाहबार और दूसरा ग्वादर। पहले चाहबार को समझते हैं। चाहबार ईरान में है और इंडिया ने इस रूट में इंटरेस्ट इसीलिए दिखाया क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का ऑप्शन देता है। इंडिया, चाहबार, अफगानिस्तान, देन सेंट्रल एशिया। अब एक बार आप ग्वादर को देखिए। ग्वादर पाकिस्तान में है और चाइना ने उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर यानी कि सीपैक का मेजर कंपोनेंट है। अब पहली बार आपको पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो गई होगी। अफगानिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान एक ब्रिज है और ब्रिज पर कंट्रोल इन्फ्लुएंस को स्ट्रेटेजिक वैल्यू देता है। मैं आपको एक मैट्रिक्स से समझाने की कोशिश करता हूं कि चाहबार और ग्वादर में क्या डिफरेंस है और किसका कंट्रोल है। चाहबार ईरान में है, ग्वादर पाकिस्तान में है। मेजर पार्टनर्स की बात करें तो चाहबार का मेजर पार्टनर इंडिया है और ग्वादर का मेजर पार्टनर चाइना है। अगर आप स्ट्रेटेजिक गोल देखते हैं तो चाहबार अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस देता है और वहीं ग्वादर आपको अरेबियन सी और रीजनल कनेक्टिविटी देता है। इंडिया का इन्फ्लुएंस अगर आप देखेंगे तो चाहबार में हाई और ग्वादर में मिनिमल है। वहीं अगर आप चाइना का इन्फ्लुएंस देखते हैं तो चाहबार में लिमिटेड और ग्वादर में बहुत स्ट्रांग है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर ट्रेड रूट
इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो चाइना अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड क्यों है? कई व्यूअर्स अफगानिस्तान को सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लेंस से देखते हैं, लेकिन चाइना की प्रेजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन ये है कि चाइना अफगानिस्तान से चाहता क्या है? सबसे पहला फैक्टर है सिक्योरिटी का। चाइना का शिनजिंग रीजन अफगानिस्तान के रिलेटिवली करीब है और रीजनल स्टेबिलिटी बीजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक्स। अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज का पोटेंशियल काफी सालों से डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। कॉपर, रेयर मिनरल्स और लिथियम पोटेंशियल। एक्सपर्ट्स एग्जैक्ट कमर्शियल वायबिलिटी पे तो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रियल है। थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंस। चाइना जनरली स्ट्रेटेजिक वैक्यूम को क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर किसी रीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही हो तो बीजिंग नेचुरली उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, चाइना अफगानिस्तान को सिर्फ आज के लिए नहीं देख रहा, वो अफगानिस्तान को ब्रॉडर रीजनल मैप पे देख रहा है और इसी वजह से इंडिया भी अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। अब तक हमने पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन देखी, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम देखी, चाइना का इंटरेस्ट देखा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया एक्चुअल में क्या चाहता है? कुछ लोग कहेंगे इन्फ्लुएंस, कुछ कहेंगे पाकिस्तान को काउंटर करना और कुछ कहेंगे तालिबान से रिलेशनशिप को इंप्रूव करना। लेकिन रियलिटी इन सब से थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए मैं आपको एक स्कोर कार्ड से समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको रियलिटी समझ में आए। काउंटर टेररिज्म 10 आउट ऑफ 10, सेंट्रल एशिया एक्सेस 9 आउट ऑफ 10, चाबहार कॉरिडोर 9 आउट ऑफ 10, पाकिस्तान फैक्टर 8 आउट ऑफ 10, चाइना कंपटीशन 8 आउट ऑफ 10, रीजनल इन्फ्लुएंस 8 आउट ऑफ 10। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कल इंडिया कंप्लीटली डिसएंगेज कर देता तो अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक स्पेस किसके पास जाता? क्या चाइना के, पाकिस्तान के या ईरान के या किसी और प्लेयर के पास? हो सकता है ये सवाल ये नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान को क्यों एंगेज कर रहा है, असली सवाल ये हो सकता है कि अगर इंडिया एंगेज नहीं करता तो इन्फ्लुएंस किसके पास जाता। और शायद इसी सवाल में न्यू दिल्ली की स्ट्रेटेजी काफी हद तक छुपी हुई है। लेकिन फिर एक और पजल सामने आता है, अगर इंडिया एंगेज कर रहा है तो फिर तालिबान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता? ये पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे मिसअंडरस्टूड सेक्शन हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एम्बेसी है, मीटिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है तो रिकॉग्निशन भी होगा। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं होती। क्वेश्चन है रिकॉग्निशन और एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आप किसी गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज सकते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज ना करें, ये डिसीजन भी ले सकते हैं। इंडिया का करंट अप्रोच भी ब्रॉडली इसी कैटेगरी में आता है और ऐसा सिर्फ इंडिया ही नहीं कर रहा, कई कंट्रीज तालिबान अथॉरिटीज के साथ एंगेज तो करती हैं, लेकिन फॉर्मली उसे रिकॉग्नाइज करने से बचती हैं। रीजन क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न, ह्यूमन राइट्स कंसर्न और डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी। यहां अफगानिस्तान के साथ इंटरनल चैलेंजेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब तक इंटरनेशनल कंसर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, रिकॉग्निशन डिबेट भी कंटिन्यू रहेगी और इसीलिए आज के सिचुएशन को हम एक लाइन में समराइज कर सकते हैं, एंगेजमेंट विदाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन। अब वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, अफगानिस्तान अचानक इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्या अफगानिस्तान पावरफुल इकोनॉमी बन गया? नहीं। क्या अफगानिस्तान मिलिट्री सुपर पावर बन गया? नहीं। फिर इंपॉर्टेंस कहां से आती है? जियोग्राफी से।
पाकिस्तान सिक्योरिटी चाहता है, अफगानिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी चाहता है, चाइना इन्फ्लुएंस चाहता है, इंडिया कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक एक्सेस चाहता है। और जब चार अलग प्लेयर्स एक ही ज्योग्राफी पे अलग अलग चीजें चाहते हो तब जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। आज की डेट में अफगानिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक जियोपॉलिटिक्स क्रॉस रोड बन चुका है और शायद इसीलिए दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। बैटलफील्ड में जो दिखता है कहानी उससे कहीं बड़ी होती है। अगर आपको ऐसी एविडेंस बेस्ड जियोपॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।